नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है और हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं। हम इनसे देश की राजनीति के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे और देश की राजनीति की समझ बनाने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी दर्शकों से यह अनुरोध करूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे इसे सब्सक्राइब करें और हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। आज नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के बाद नए सिरे से जब वो भाजपा के साथ गए हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता जैसी एक छोटी सी चीज की जिसमें 6-7 मिनट तक या 8 मिनट तक उन्होंने बातचीत की और ये लगा कि वो बीमार तो कम से कम नहीं है और अपने तरीके से सारे प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। लेकिन वो आज के दिन भी राष्ट्रीय जनता दल पर कोई बड़ा हमला नहीं कर पाए। राहुल गांधी पर भी उन्होंने बड़ा हमला नहीं किया, बस उन्होंने कहा कि फालतू बात है ये सब, हम अपने तरीके से जाति जनगणना कराए हैं। तो क्या नीतीश कुमार एक तरीके से सॉफ्ट लहजा रख रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रति, या उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है? इसे हम कैसे देख सकते हैं? मेरा मानना है उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। देखिए, दो तरह के आरोप धीमी आवाज में हिचक के साथ में लगाए गए हैं, नीतीश कुमार द्वारा भी और उनके जो सहयोगी हैं केसी त्यागी वगैरह उनके द्वारा भी लगाए गए हैं। एक आरोप यह है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो उनके साथ पूरा सहयोग नहीं कर रहा था, उनको काम नहीं करने दे रहा था और कुछ 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 उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश भी चल रही थी। ये सब ऐसे ही गोलमोल इस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, साफ बात नहीं कही जा रही है। दूसरा आरोप ये लगाया जा रहा है कि भाई राष्ट्र जो इंडिया गठबंधन है उसमें कोई कुछ नहीं कह रहा था। यही तो कहा ना, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, मतलब उनका जिस तरह समर्थन होना चाहिए था वो समर्थन उनका नहीं था। और केसी त्यागी ने फिर कांग्रेस पे खुल के आरोप लगाया, जिससे मीडिया की भाषा में कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नाम पर्चा फाड़ दिया गया। तो ये सब जो बातचीत हो रही है, ये तमाम बातचीत ये बताती है कि नीतीश कुमार के पास पाला बदलने का कोई भी मजबूत और सिक्काबंद ठोस कारण नहीं है, कोई भी विश्वसनीय कारण उनके पास नहीं है। अब उनका विश्वसनीय कारण नहीं है तो गोलमोल किस्म की बातें करते हैं। भाई ये तो कह नहीं सकते कि हम प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, हमको प्रधानमंत्री बनने लायक हैसियत नहीं दी गई तो इसलिए हम चले आए। ये तो वो नहीं कह सकते थे, नहीं कह सकते। तो ये वो नहीं कहेंगे कभी भी अपनी महत्वाकांक्षा। वो ये भी नहीं कहेंगे कि राहुल गांधी ने उनकी जो आलोचना की है वो आलोचना में बड़ी दम है। राहुल गांधी कह रहा है कि जब भी भाजपा उनके ऊपर थोड़ा बहुत भी दबाव डालती है वो फौरन फिसल जाते हैं और वापस लौट जाते हैं। एक तरह से राहुल गांधी ने एक पैटर्न के ऊपर उंगली रखी है, नीतीश कुमार के एक पैटर्न के ऊपर उंगली रखी है कि थोड़ी बहुत भी दबाव को वो झेल नहीं पाते। तो देखिए, नीतीश कुमार ने पहली बार जब एनडीए छोड़ा था तब उनके पास ठोस कारण था, वो एक नैतिक कारण था। वो नरेंद्र मोदी जिनके ऊपर सांप्रदायिकता के दाग थे उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे, वो बात समझ में आती है। नरेंद्र मोदी ने उन्हें लोकसभा चुनाव हराया, उन्होंने नरेंद्र मोदी को विधानसभा चुनाव हरा दिया। उसके बाद मुझे लगता है नीतीश को लगा कि हमारी बराबरी हो गई, इन्होंने हमें लोकसभा चुनाव हराया, हमने विधानसभा चुनाव हरा दिया, अब पुरानी अदावत खत्म हो गई, अब हम नए सिरे से राजनीति करेंगे। उसके बाद गठबंधन में नीतीश कुमार का कहना यह था कि ये चलने नहीं दे रहे हमारी सरकार, तेजस्वी यादव नहीं चलने दे रहे। तो वो तो कारण था ही उस वक्त, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ में नीतीश कुमार के मन में वो भी थी, कसक भी थी कि हमको कांग्रेस ने वो महत्व नहीं दिया जिस महत्व के हम हकदार थे। हमको राष्ट्रीय राजनीति में बजरीय कांग्रेस काफी बड़ी भूमिका मिलनी चाहिए थी, ताकि उस भूमिका के जरिए हम राष्ट्रीय राजनीति में अपने आप को जमा सकें। लेकिन वो भूमिका कांग्रेस ने उनको मिलने नहीं दी। कांग्रेस ने कहा बिहार के नेता हैं, बिहार की राजनीति कीजिए, बिहार में आपके मुख्यमंत्रित्व को हम लोग समर्थन दे ही रहे हैं। अब आप आना चाहते हैं कि दिल्ली आए और दिल्ली में आपको सरमाथे बैठाया जाए और आप प्रधानमंत्री पद पे अपनी दावेदारी कर सकें भविष्य की। वो कांग्रेस ने उनको मना कर दिया। इस चीज की कसक उनके मन में थी। इस कसक को बढ़ावा दिया तेजस्वी यादव ने, जो अलग से अपने विधायकों की मीटिंगें करने लगे थे और सरकार के कामकाज को एक तरह से पैरेलल सरकार चला रहे थे। तो वो बात समझ में आती थी, वो पक्की बात थी, वो एक विश्वसनीय कारण था। मैंने उस वक्त लिखा भी था और इस बात पे मैंने कहा भी था कि राष्ट्रीय जनता दल को धैर्य रखना चाहिए था। बहरहाल वो फिर से एनडीए के साथ चले गए। फिर उन्होंने लोकसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ा और उन्होंने सब इनका फिर से चुनाव जीत लिया, 39 सीटें जीत ली। फिर जब वो दोबारा वापस आए नीतीश कुमार महागठबंधन के पास,
तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी सरकार गिराने की साजिश चल रही थी। वो भी बात मजबूत थी, क्योंकि भाजपा के अंदर इस प्रकार की वास्तव में कोशिश हो रही थी। और विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को वो शिखंडी की तरह इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी ने, और इनकी सीटें 71 से घटाकर 45 हो गई, 45 करवा दी गई। तो वो भी बात इनकी नीतीश कुमार को इस बात का बहुत रंज भी था कि किस तरीके से चिराग पासवान का इस्तेमाल किया गया। वो अपनी पार्टी में लोगों से इस बात को बार बार कहते भी थे। बहुत लोगों ने इस बात को कहा कि उनको इस बात का रंज है। फिर वो महागठबंधन के पास चले आए। लेकिन इस बार जब वो गए हैं वहां पर, तो उसका कोई पक्का कारण नहीं है। तो राहुल गांधी ने एक थोड़ा व्यंग भी किया, और मुझे अच्छा लगा उनकी वो बात समझ में आई। उन्होंने कहा कि भाई बात ये चल रही है, लतीफा ये चल रहा है कि नीतीश कुमार गए राज्यपाल के पास, शपथ वपथ हुई, जब दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद लौट रहे थे, रास्ते में नीतीश कुमार ने देखा कि उनकी शॉल वहीं छूट गई है राजभवन में। फिर वो कार घुमा के राजभवन में शॉल लेने के लिए गए, तो गवर्नर उन्हें देख के हक्के बक्के रह गए, बोले इस बार आप इतनी जल्दी वापस आ गए। जी, ये जो आपने एक महाभारत में जो शिखंडी के रूपक का इस्तेमाल किया चिराग पासवान की विधानसभा भूमिका के लिए, क्या हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा में और आने वाले समय में भूमिका फिर से दोहराई नहीं जाएगी? हो सकता है फिर से चिराग पासवान इस तरह की रणनीति अख्तियार कर लें और चिराग भाजपा के पासवान साथ कभी भी खुल के नीतीश कुमार के खिलाफ है। वो तो कह रहे हैं कि भाई हमने इनके खिलाफ जो बातें कही थी वो हम गलत नहीं थी, हम उनको वापस नहीं ले रहे। ठीक है, गठबंधन हो गया है, दोबारा आ गए हैं ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की विरुद्धावाली गानी शुरू कर दी हो। तो वो समस्या तो है। और जो नए उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उनके बारे में तो भाजपा के लोगों का अंदर खाना कहना यह है कि हमने 2 बुलडॉग लगा दिए नीतीश के साथ, बीच बीच में उनको नोचते रहेंगे, भौंकते रहेंगे इनके ऊपर। नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना का कोई जिक्र आज तो नहीं किया, तो क्या ऐसा लगता है कि ये उनके गठबंधन के बीच में एक अनसुलझा सवाल या एक पेचीदा मसला बन के रहेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री तो 4 जातियों की बात करते हैं, जो कि इन जातियों से देखिए, अलग अब हैं। जातीय जनगणना की रणनीति उस वक्त तक ठीक थी, राजनीतिक रणनीति के तौर पर, है? वैसे तो जातिगत जनगणना कराना अच्छी बात है, लेकिन उसका चुनावी असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बहस का विषय ये है। भाई आप अगर पता लगाना चाहें कि देश में कौन सी जाति कितनी है, तो आपको बहुत सारी नीतियां बनाने में, अपनी पॉलिसी की टारगेटिंग करने में उससे मदद मिलेगी। लेकिन उससे क्या आपके वोट भी बढ़ेंगे? क्या जातिगत जनगणना कराने से कुछ समुदाय आपके पक्ष में आ जाएंगे? ये अलग विवाद का विषय है। तो वो तो महागठबंधन के साथ जब तक वो थे तब तक इस बात का कोई महत्व ही था। भाजपा के साथ आने पे तो इस बात का कोई महत्व ही नहीं है। जातिगत जनगणना के सवाल पे तो आमतौर पे वो मौन ही रहेंगे। अब वो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है। क्या कह सकते हैं हम ये कि जो आने वाला समय है, उसमें पिछले 17 महीनों की जो उपलब्धियाँ रही हैं सरकार की, जो कि सच में लगती हैं कि 3,000 लोगों को नौकरियाँ दे देना और इस तरह के कुछ और काम, उस पे दोनों दल मजबूती से दावेदारी करेंगे और जो जितना ज़ोर से बोल पाएगा, जनता उस पर विश्वास करेगी। क्या ये खुला मैदान है या नीतीश का दावा ज़्यादा है उस पर? नहीं, मेरे ख्याल से तेजस्वी का दावा काफी ज्यादा विश्वसनीय होगा। जो नौकरियां दी गई थी शिक्षकों को दी गई थी, शिक्षा मंत्रालय तेजस्वी यादव के पास है। तेजस्वी यादव को इस बात पर आपत्ति भी थी कि उसका श्रेय सारा नीतीश ने लेने की कोशिश की, और उनको श्रेय भी नहीं देना चाहते थे नीतीश उनको। तो उस पर और ये पूरा एजेंडा लोगों को नौकरियां दी जाए, नीतीश कुमार का नहीं है एजेंडा, ये तेजस्वी यादव का एजेंडा है। जब तेजस्वी यादव ये एजेंडा विधानसभा चुनाव में रख रहे थे, तो नीतीश ने उनको ललकारते हुए कहा था इसको कुछ पता भी है, पैसा कहां से आएगा। बाद में जब वो तेजस्वी यादव के साथ चले गए, तब कहने लगे हम तेजस्वी यादव का स्वप्न हमें पूरा करना है। तो ये तो पल पल बदलने वाले लोग हैं। एक चीज़ आजकल काफ़ी चर्चा में है, वो है जो जन स्वराज यात्रा निकाल रहे हैं प्रशांत किशोर, उसके बारे में। उनकी कुछ बाइट्स काफ़ी चर्चा में चल रही है, क्योंकि बहुत पहले बोल चुके थे 2-3 महीना पहले कि नीतीश कुमार तो पाला बदलेंगे, लोकसभा का चुनाव वो मोदी के साथ ही लड़ेंगे। तो मेरा 2 सवाल है, क्योंकि आगे उनका कहना है कि वो फिर से पाला बदलेंगे। तो क्या नीतीश कुमार की विश्वसनीयता सच में अपने एकदम न्यूनतम स्तर पे है और वो राजनीतिक रूप से अब खत्म होने जा रहे हैं? अगर मैंने सुनी है वो प्रशांत जी की, वो मैंने बाइट सुनी है। अब मैं तो इस तरह मैं प्रशांत जी की तरह नहीं सोचता था। मुझे यकीन करने में मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। मैं मानता था कि नीतीश कुमार इतनी दूर तक जा चुके हैं विपक्ष की राजनीति में कि अब वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि सारा विपक्ष की जो एकता बनाने में उन्हीं की प्रमुख भूमिका थी। तो मुझे लग रहा था जिस व्यक्ति की प्रमुख भूमिका है, वो व्यक्ति क्यों वापस जाएगा दोबारा वहां पे। 18 साल से तो वो है ही मुख्यमंत्री, को नया काम तो अभी कर रहा है,
लेकिन मैं गलत साबित हुआ, प्रशांत जी सही साबित हुए, इसे मानने में मुझे कोई वो नहीं है, संकोच नहीं है। इस बार जो प्रशांत जी कह रहे हैं, मैंने उसके ऊपर सोचा है। मुझे लगता यह है कि जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होगा, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ में जो अभी डील हुई होगी दोनों के बीच में कि आपको लोकसभा में इतनी सीटें मिलेंगी और विधानसभा में इतनी सीटें मिलेंगी, तो विधानसभा की सीटों के बारे में भारतीय जनता पार्टी फिर से नया समझौता करने लगेगी, रीनिगोशिएट करेगी वो डील उनसे। तो फिर दोनों के बीच में इस बात को लेकर विवाद होगा, क्योंकि भाजपा के अंदर एक बहुत बड़ा और मजबूत हिस्सा इस बात का हामी है कि भाजपा को चुनाव अकेले लड़ना चाहिए, नीतीश पर निर्भरता खत्म की जानी चाहिए। लोकसभा चुनाव की जो नाजुक स्थिति है वो निकट हट जाएगी, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे एक वो सर्वे भी आ गया है निकल कर बाहर, जिस सर्वे के तहत भाजपा को कम से कम 7 से 8 सीटों का नुकसान होता दिखाई पड़ रहा था, गारंटी शुदा। और केवल एक सीट ही ऐसी थी जिसको जीतने के बारे में भाजपा 100% आश्वस्त थी, पटना साहिब की सीट। और बाकी जो 10 सीटें थी उन सीटों के बारे में था उनमें भाजपा की स्थिति अच्छी है, लेकिन जीत की गारंटी नहीं है। और बाकी सीटें तो भाजपा खुद ही मान रही थी कि वो हार जाएगी। तो ये जो नाजुक स्थिति थी, इससे निकलने के लिए नीतीश कुमार का साथ लिया गया, क्योंकि भाजपा की स्थिति यह है कि भाजपा जहां सीटें हारेगी तो उसकी भरपाई करने के लिए उसके पास दूसरे राज्य नहीं है, तो भाजपा ये जोखिम नहीं उठा सकती थी, इसलिए नीतीश कुमार को लिया गया। लोकसभा चुनाव हो जाएगा तो नीतीश कुमार की उस तरह की जरूरत भाजपा को नहीं रह जाएगी। फिर भाजपा ये प्रयोग करना चाहेगी बिहार में कि वो अकेले दम पे बहुमत प्राप्त कर सकती है, नहीं कर सकती। और अगर नीतीश और लालू यादव के बीच में समझौता नहीं होता है कोई लोक विधानसभा चुनाव के लिए और सब लोग अलग अलग लड़ते हैं, तो भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभर सकती है, भले ही पूर्ण बहुमत प्राप्त ना हो उसे। अभी हम क्या ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में अब कोई टूट फूट नहीं होगी, कम से कम भाजपा की तरफ से? एक तो अपने से अलग हो जाए, भाजपा किसी और दल को अपने साथ मिला सकती है, क्या महाराष्ट्र में कुछ वो कर सकते हैं खेल? देखिए अब ज्यादा गुंजाइश ऐसी है नहीं, एक तो समय भी नहीं रहा, उतना समय भी नहीं रहा, और दूसरे जो जो राजनीतिक शक्तियों का संतुलन है वो इंडिया गठबंधन के पहले से बना हुआ है। ऐसे महाराष्ट्र में जो गठजोड़ है वो पहले से बना हुआ है, जो बिहार में अब गठजोड़ बचा है वो इंडिया गठबंधन के पहले से बना हुआ है। इवन नीतीश भी इंडिया गठबंधन के पहले से ही इन लोगों के साथ थे। तो बहुत जगहों पे जो राजनीतिक शक्तियों, तमिलनाडु में जो डीएमके और कांग्रेस का गठजोड़ है वो पहले से बना हुआ है, तो बहुत सारी स्थिति पहले से बना हुआ। ये लोग विपक्ष का पाला नहीं छोड़ेंगे, तो अब ज्यादा उसमें संभावना उस तरह की नहीं रह गई है। लेकिन ये हो सकता है कि सीटों का बंटवारा ठीक से ना हो तो कुछ दल अलग तरीके से लड़े, ऐसा हाँ, दिखता ये है। तो हो सकता है, ये तो हो सकता है। जैसे कि कांग्रेस ने ये जो जहां पे कांग्रेस का जहां आधार नहीं है, ज्यादा कांग्रेस का संगठन नहीं है, वहां भी कांग्रेस जो बढ़ चढ़ के सीटें मांग रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश 11 दे रहे हैं तो 25 की मांग कर रही है, ममता बनर्जी 2 दे रही थी तो वो वहां पर ज्यादा सीटों की मांग की जा रही है। तो जहां पर कांग्रेस ऐसा ऐसा करेगी, अगर कांग्रेस वहां पर ऐसा करेगी तो जाहिर है कि वहां पर गठबंधन में दिक्कतें आएगी। कांग्रेस के इस आत्मविश्वास का कारण आपको क्या लगता है? अपने आप को अपना सही आकलन ना कर पाना, या सच में उन्हें लगता है कि लोकसभा का चुनाव है और जैसे 19 में दिल्ली के चुनाव में हुआ था कि 5 सीटों पे दूसरे स्थान पे रहते हैं, वैसे उनकी एक समझ है कि हमारी तरफ लोग ज्यादा आकर्षित होंगे, क्या ये कारण है? देखिए कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, लोकसभा में जब वो दावा करती है तो जनता उसके दावे को क्षेत्रीय पार्टियों के मुकाबले ज्यादा तरजीह देती है। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधानसभा में कांग्रेस का बिल्कुल खत्म कर देती है, 2 चुनाव से 1 सीट भी नहीं जीतने दी, लेकिन लोकसभा में आप खुद ही बता रहे हैं कि वो 5 सीटों में दूसरे नंबर पर रही थी। तो कांग्रेस की ये स्थिति तो है, इसीलिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी उनके साथ समझौता करने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी 4 सीटें मांग रही है, कांग्रेस 3 सीटें मांग रही है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक ये नहीं बताया हमें कौन सी 3 सीटें चाहिए। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव की शिकायत ये है कि ये बताते ही नहीं है कौन सी सीटें चाहिए। जब हम इनसे पूछते हैं भाई आपको कौन सी सीटें चाहिए, तो बताते नहीं। आप उसमें भी कांग्रेस के नेताओं में भी मतभेद है। सलमान खुर्शीद को लगता है कि 10 सीटें 11 सीटें ठीक है, अजय राय को लगता है कि नहीं 25 सीटें ठीक है। तो वहां कांग्रेस खुद ही नहीं तय कर पा रही है कि कितनी सीटों की दावेदारी करेगी और कौन सी सीटों की दावेदारी करेगी।
हालांकि तो ये सलमान खुर्शीद की सीट पे भी उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जी जी। अखिलेश यादव ने। हाँ हाँ। तो कुछ कुछ विवाद की हालांकि संभावना सलमान हुआ खुर्शीद है। का पहले कहना ये था कि फर्रुखाबाद की सीट हमारे लिए छोड़ दो, हम्म, हैं? तो फिर हम 10 सीटों पे मनवा लेंगे, 11 सीटों पे कांग्रेस को मरवा लेंगे। तो जब कांग्रेस में इस प्रकार की स्थिति है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो गठजोड़ की जो तालमेल की जो गतिविधियां हैं, उसको किस अजीब तरीके से चला रही है, बिखरे हुए तरीके से चला रही है। हम्म। बहुत उसमें दूरंदेशी और बहुत जिसे कहते नहीं कि बहुत सुनिश्चितता नहीं दिखाई देती। कल एक घटना हुई, यानी कि वो घटना छोटे स्तर की घटना है। एक राज्य में जो एक शहर है यानी चंडीगढ़, उसके मेयर पद के चुनाव की घटना है। लेकिन उसका कुछ राष्ट्रीय निहितार्थ भी दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां सीधे तौर पर अल्पमत में थी। लेकिन उस चुनाव में जो मेयर का चुनाव हुआ, लेकिन अंत में भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर बना। जो ऑफिसर थे, रिटर्निंग ऑफिसर, वो साफ तौर पे शायद उन्होंने कुछ गलत काम किया और 8 वोट जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के थे उनको इनवैलिड कर दिया। तो इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी देखिए, किसी भी तरह चुनाव राघव जीतना चड्ढा चाहती है? का आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दावा था कि ये चुनाव भाजपा इसलिए नहीं होने दे रही है क्योंकि वो निश्चित रूप से हार जाएगी। तो वो कोर्ट के आदेश के बाद वो चुनाव हुआ। तो भाजपा ने सोचा कि हम इनको ये चुनाव नहीं जीतने देंगे। तो भाजपा ने तिकड़म करके 8 वोटों को अवैध घोषित करवा दिया। अच्छा, अब इसमें दिक्कत यह है कि ऐसा आपने करवा तो दिया, लेकिन उसके बाद लोग चुप तो नहीं बैठेंगे। जब कभी चुनाव चुराया जाता है, उसके बाद फिर उसपे बड़ा विवाद होता है। आप ठीक है, आप जीत गए, लेकिन बड़ा विवाद होता है और वो चुनाव आमतौर पर विवादास्पद होता है। उस चुनाव का दरअसल श्रेय पार्टी को मिलता नहीं। तो यही चंडीगढ़ के मेयर मेयर के चुनाव में हो रहा है। अब मामला अदालत में पहुंच गया है, अदालत ने नोटिस दिया गया है, उसमें हो सकता है कि भाजपा भाजपा का वो चुनाव खारिज हो जाए, तो दोबारा चुनाव कराया जाए। दिल्ली नगर निगम वाला जो चुनाव था उसमें भी काफी हिंसा हुई थी और एक लंबे संघर्ष के बाद फिर अंत में असल कुछ में ये डिसीजन जो हो पाया। मेयर के चुनाव होते हैं, स्वशासी निकायों के चुनाव होते हैं, इसमें मेयर का चुनाव खासतौर से जो होता है, उसके अंदर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता। उसकी वजह से कई तरह की इसमें गड़बड़ियां कराई जा सकती हैं। हमेशा चुनाव दोनों दोनों चुनाव पर खुले रहते हैं। आज एक और चीज हुई, वो ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है वहां पर जो बनारस का जो कोर्ट है, जो स्थानीय कोर्ट है, उसने ये कहा कि वहां पर पूजा अर्चना की जानी चाहिए और प्रशासन इसकी व्यवस्था करे। इस तरह का घटनाक्रम क्या ये दिखाता है कि राम मंदिर से भरोसा थोड़ा सा भाजपा का कम है और अलग अलग तरह के दूसरे सांप्रदायिक या इस तरह के विवादित मुद्दों को उठाने पर उनका ध्यान है? देखिए, कैसे ये वैसे तो वो करेंगे, ये कृष्ण जन्मभूमि पे भी करेंगे और ज्ञानव्यापी मस्जिद पे भी करेंगे। मुझे लगता ये है कि मुझे मोहन भागवत का एक भाषण याद आ रहा था, इसमें उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों देखना, आपको याद होगा, हैं? लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कह दिया था कि ये 2 जो मसले हैं, ये मसले न्यायपूर्ण हैं। तो अगर इन मसलों को किसी तरह सुलझा दिया जाए और वो बातें खत्म हो जाएं, तो शायद उसके आगे ये लोग इस तरह की घटना न करें। ये न कहें भी कुतुब मीनार को भी तोड़ा जाए, उसकी जगह उसके नीचे भी मंदिर के पत्थर मिलते हैं, ये इस तरह की बातें ना की जाए। फिर उसकी उसकी कोई सीमा नहीं है उसकी। तो अब देखिए ये क्या होता है। आप देखिए, राम मंदिर के सवाल पे तो एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था। राम मंदिर के सवाल पे तो कब से आंदोलन चल रहा है, पूरे 90 के दशक में से आंदोलन चला और लगातार चलता ही रहा। उसके ऊपर उत्तर प्रदेश की एक सरकार भी चुनी गई, तो वो तो एक बहुत बड़ी चीज था। इस तरह कोई आंदोलन ज्ञानव्यापी के सवाल पे नहीं है, कृष्ण जन्मभूमि के सवाल पे नहीं है। वो मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, विवादास्पद इश्यूज हैं। ऐसे इश्यूज बहुत हैं, इनके आधार पर कोई जनमत नहीं बनता है। इसके आधार पर जो मौजूदा विमर्श है, हिंदूवादी विमर्श है, उसमें कुछ उसको गर्म रखने में ये मुद्दे मदद करते हैं, लेकिन इसके आधार पर कोई बड़ा माहौल बनता हो, ऐसी बात नहीं। मैंने तो ये भी सुना था, आरएसएस के ही कोई विचारक थे, उन्होंने कहा था कि जो आगरा का ताजमहल है वो भी कोई सूर्य मंदिर था और बहुत हाँ विश्वास हाँ, के साथ उन्होंने टीवी एक कार्यक्रम में कहा पीएन था। ओक है, एक अब तो नहीं रहे शायद वो, एक पीएन ओक थे। तो उन्होंने किताब लिखी थी, ताजमहल नहीं तेजो महल है। हम्म। तो इस तरह वो बहुत सी चीजों के बारे में इस तरह के तर्क दिया करते थे। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए बस आपको धन्यवाद। नमस्कार।